अदित की मौत का राज आया कुसुम और गायत्री के सामने। उड़ गए सुदेश जी के होश। ये सब लोग अभी तक यही मान बैठे थे कि अदित इन्हें छोड़कर चला गया है सिर्फ और सिर्फ उस सौम्या के कहने पर। लेकिन मंगल ने इनसे ये गहरा और काला राज छुपाया कि इनका बेटा अदित सक्सेना अब जिंदा नहीं है। आज से 5 साल पहले ही अदित की एक दुर्घटना में मौत हो गई। हालांकि इन सारी चीजों के बारे में ईशाना को भी पता था, लेकिन कोई भी कुसुम और सुदेश जी को बताने की हिम्मत नहीं कर रहे। लेकिन किस्मत का पहिया कुछ इस तरीके से घूमा कि सुदेश जी, कुसुम और गायत्री सभी के सामने आ चुका है उनके बेटे की मौत का राज। लेकिन अभी भी सवाल ये है कि क्या वास्तविक तौर पे अदित की मौत हुई है या फिर मेकर्स कहानी को थोड़ा और ट्विस्ट करना चाह रहे हैं। तो आइए ये सारी चीज हम जानते हैं आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मंगल लक्ष्मी के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जयराज से। इस वक्त तक जयराज महादेव का अभिषेक कर रहा होता है। इस हवन को पूरा करने ही जा रहा होता है कि उसी वक्त जयराज के पिताश्री कहते हैं कि पंडित जी आप मेरे बेटे को समझाइए। इसे ऐसा लगता है कि दुनिया भर के सारे काम ये अकेला कर सकता है। जयराज कहता है कि पापा इसमें लगना क्या है, इस दुनिया के सारे काम एक मर्द कर ही सकता है, औरत की आवश्यकता नहीं है। जयराज के पिताश्री कहते हैं कि देख लीजिए पंडित जी इसकी मानसिकता कैसी हो गई है। महादेव का प्रसाद अगर औरत बनाए तो उसका स्वाद ही कुछ अलग होता है, महादेव का आशीर्वाद ही कुछ अलग प्रकार से मिलता है। जयराज कहता है कि पिताजी ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि मैंने तो इस पूरे शहर के सबसे बड़े मर्द शेफ से प्रसाद बनवाया है। प्रसाद में थोड़ी सी भी कमी नहीं है और ये पहली बार थोड़ी ना है कि हम ये आयोजन कर रहे हैं। हम तो हर साल महाशिवरात्रि के दिन ये आयोजन करते हैं और इस पूरे ही आयोजन में कोई भी महिलाएं आमंत्रित नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद भी यह हवन बहुत अच्छे से होता है और महादेव का आशीर्वाद भी हम पे बना ही रहता है। जब तक पैसों की कमी नहीं होगी तब तक भोग की भी कमी नहीं होगी। इस वक्त तक जयराज के पिताजी कुछ कहते नहीं है, लेकिन जैसे ये सभी लोग जब प्रसाद देने के लिए जा रहे होते हैं, ये देखते हैं कि प्रसाद के अंदर तो फफूंद जम गई है, यानी महादेव को चढ़ाने वाला भोग तो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। जयराज के पिताजी जयराज को ताने मारते हुए कहते हैं कि हमने कहा था ना, हमने कहा था कि एक स्त्री का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारी चीजें तुम अकेले नहीं संभाल सकते जयराज, और ये महादेव का भी संकेत है कि तुम्हें विवाह कर लेना चाहिए। इस वक्त पंडित जी भी कहते हैं कि घोर अपशगुन, ये तो घोर अपशगुन हो गया। इसे फफूंद लगा हुआ प्रसाद हम महादेव को नहीं चढ़ा सकते और अब तो मुहूर्त का समय भी बीता जा रहा है। आखिर इतनी जल्दी इतना सारा प्रसाद बनाएगा कौन, कहाँ से लाएंगे। जयराज इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वो बावर्ची के पास जाता है और उस पर भड़क उठता है। कहता है कि मैंने तुम्हें इतने सारे पैसे दिए थे, इतने सारे पैसे, लेकिन उसके बावजूद भी तुम एक भोग भी ढंग से नहीं बना पाए। पैसे मांगने के टाइम पे तो मुंह बड़ा करके मांगते हो, लेकिन काम करने के टाइम पे मुंह छोटा करके कोने में खड़े हो जाते हो। मैं नहीं जानता, मुझे अभी के अभी नया प्रसाद चाहिए। और यह तो तुम्हारी जवाबदारी बनती थी ना कि अगर प्रसाद खराब हो गया है तो उसे महादेव के मंदिर में ना लाया जाए। इतना सा भी काम ढंग से नहीं होता तुमसे। अभी के अभी जाओ प्रसाद लेकर आओ। जितने भी ऊपर के पैसे लगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुहूर्त निकलना नहीं चाहिए। अब खड़े क्या हो, जाओ और लेकर आओ। ये सारी चीजें मंदिर में मौजूद सारे ही लोग देख रहे होते हैं। सभी लोग तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं कि इस इंसान को भगवान की जरा सी भी कद्र नहीं है। इतना अमीर है, इतने ज्यादा पैसे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक छोटा सा भोग भी ढंग से नहीं बना पाया। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जयराज को खाई जाती है। इस जयराज के पिताश्री कोने में जाते हैं और फोन करके कैसे ना कैसे करके जल्द से जल्द भोग बनाने का इंतजाम करवा रहे होते हैं कि उसी वक्त वहाँ पर आ जाते हैं सुदेश जी। सुदेश जी कहते हैं कि आप चिंता में लग रहे हैं, आपको कोई मदद की आवश्यकता है क्या, बताने में संकोच मत करिए, हो सकता है कि शायद मैं आपकी मदद कर पाऊँ। इस तरह हम पंडित जी को देखते हैं जो कि बार बार जयराज पे दबाव बना रहे होते हैं कि जल्दी से जल्दी इंतजाम कराइए, मुहूर्त निकला जा रहा है। इतना बड़ा अपशगुन तो पहले से ही हो चुका है, उसके बाद दूसरा अपशगुन मत करिए। अगर मुहूर्त निकल गया ना तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि शुभ मुहूर्त में ही शुभ काम करे जाते हैं। दूसरा मुहूर्त लगते ही सारे काम चाहे कितने भी शुभ क्यों ना हो वो अशुभ हो जाते हैं। इस वक्त जयराज पे बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा था, लेकिन बेचारा जयराज भी कुछ कर नहीं सकता। उसी वक्त वहाँ पे आ जाती है मंगल। मंगल कहती है कि आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं भोग बनाने के लिए तैयार हूँ। मैं सारा ही भोग बना लूंगी जिससे कि यह अपशगुन नहीं होगा और महादेव का भोग भी बन जाएगा। इस वक्त जयराज कहता है कि कोई भी आवश्यकता नहीं है, इन सारी चीजों की कोई भी आवश्यकता नहीं है। उसी वक्त वहाँ पर आ जाते हैं जयराज और सुदेश जी। सुदेश जी कहते हैं कि आवश्यकता क्यों नहीं है जयराज, ये हमारी बहू मंगल है मंगल, और ये मंगल ना खाना बनाने में माहिर है। ये पहला स्वाद की मालकिन भी है। इसके हाथ का खाना तो लाखों लोगों को भा जाता है। और महादेव का प्रसाद तो मंगल पूरे दिल से बनाएगी, जिसमें उसके प्यार की मिठास भी होगी। महादेव प्रसन्न हो जाएंगे बेटा तुम्हारे अभिषेक से। इस वक्त जयराज मना करने की कोशिश कर रहा होता है कि उसी वक्त जयराज के पिताश्री कहते हैं कि जयराज तुम इन्हें जानते हो, नहीं जानते होंगे, ये सुदेश है, सुदेश मेरे बचपन का साथी, हम लोग कॉलेज में साथ में ही पढ़ा करते थे, इनके पाँव पढ़ो। जयराज उनके पाँव पढ़ता है, उनकी बात को नकार नहीं पाता है। इस और मंगल शुरुआत कर देती है प्रसाद बनाने की। जी हाँ, मंगल प्रसाद बनाने की शुरुआत कर देती है। जयराज के पिताश्री और सुदेश जी ये दोनों ही आपस में बातचीत कर रहे होते हैं पुराने टाइम की, कि किस तरीके से ये लोग कॉलेज में साथ में रहा करते थे। इस और जयराज आगे की प्रक्रिया शुरू कर देता है और उस और मंगल भी प्रसाद बनाना शुरू कर देती है। जयराज यहाँ पे महादेव का अभिषेक जरूर कर रहा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं
नहीं उसे यह चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं कि मंगल ने उसके पारिवारिक चीजों में टांग अड़ाई, लेकिन वह बेचारा कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर भोग जल्दी नहीं बनता है तो उसका अभिषेक अधूरा रह जाएगा। इस बार हम देखते हैं कि शुभी और मंगल दोनों ने ही प्रसाद और भोग बना लिया होता है, इसीलिए ये भोग लेकर सीधे आ जाते हैं मंदिर के अंदर महादेव के समीप। यह चीजें देखकर भी जयराज को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। खैर इस तरफ हम देखते हैं कि जयराज के पिताश्री मंगल से कहते हैं कि मंगल बेटा, तुमने ये प्रसाद बनाया है ना, इसीलिए इस प्रसाद को बांटो भी तुम। हर साल जयराज प्रसाद बांटता है लेकिन इस बार तुम प्रसाद बांटोगी। हम यहाँ पे साफ तौर पे देख पा रहे हैं कि जयराज के पिताश्री को कहीं ना कहीं मंगल अच्छे लगने लगी है। वो मंगल की शादी अपने बेटे से जरूर करवाना चाहते हैं। धीरे धीरे करके यह चीज और ज्यादा मजबूत और विटल होती चली जाएगी। लेकिन मंगल और जयराज का क्या होगा कि यह दोनों तो एक दूसरे से नफरत करते हैं। मंगल ने भोग इसीलिए बनाया क्योंकि उसे महादेव का भोग बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ना कि इसलिए कि वह जयराज की मदद करना चाहती थी। इस पर हम देखते हैं कि जयराज महादेव के अभिषेक को संपूर्ण करते हैं और इसके बाद जयराज के पिताश्री मंगल का धन्यवाद भी करते हैं। लेकिन जयराज मंगल का हाथ पकड़ता है और उसे सीधे कोने में लेकर जाता है और मंगल से कहने लगता है कि मंगल जी, आप यहाँ पर आई क्यों? मुझे पता है कि सारी चीजें आपकी सोची समझी साजिश है ताकि आप मुझे और मेरे पिताजी को सभी लोगों के सामने नीचा दिखा पाए। मंगल कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जयराज कहता है कि ऐसा कैसे नहीं है? इस मंदिर में जब तक मैं अभिषेक करता हूँ हर साल कोई भी महिला वहाँ पर आती नहीं है और ना ही आ सकती है, लेकिन आप फिर भी यहाँ पर आई। अचानक से ही प्रसाद खराब हो गया। इस शहर के सबसे बड़े बावर्ची के हाथों के द्वारा बनाया गया प्रसाद ही खराब हो गया और आप आई, आपने प्रसाद के लिए हाँ कहा और प्रसाद बना भी दिया, वो भी इतने कम समय में। आखिर में से क्या समझू मंगल जी? मंगल कहती कि ये केवल और केवल एक इत्तेफाक है। साथ ही मंगल यहाँ पे जयराज को प्रसाद दे रही होती है। जयराज कहता है कि आपके हाथों से दिया गया प्रसाद भी मेरे लिए जहर है। मंगल कहती कि आपको प्रसाद देने की इच्छा मेरी भी नहीं है, लेकिन ये महादेव का प्रसाद है, महादेव का, इसीलिए मैं किसी को भी प्रसाद देने से इनकार नहीं कर सकती और वैसे भी प्रसाद को कभी मना नहीं करते। इसीलिए मंगल जयराज को प्रसाद देती है और जयराज को मजबूरन ही प्रसाद लेना पड़ता है। जयराज का गुस्सा सातवें आसमान तक पहुंच चुका था। इस और हम मंगल को देखते हैं जो कि अपने पूरे परिवार के साथ कार में बैठकर कहीं जा रही होती है। कुसुम कहती है कि मंगल, तुम हमें उल्टी दिशा में क्यों ले जा रही हो? यहाँ पर हमारा घर थोड़ी ना है, हमारा घर तो दूसरी तरफ है। मंगल कहती है कि अम्मा, आपको किसी से मिलवाने ले जाना है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि मंगल कुसुम को लेकर एक अलग घर में आ गई होती है। इस घर को देखकर ही कुसुम की आंखें भर आती है। कुसुम मंगल से कहती है कि मंगल, ये घर में हम पहली बार बहू बनकर आए थे और ना केवल हम बल्कि तुम भी पहली बार बहू बनकर आई थी। इस घर से हमारी कई सारी यादें जुड़ी हुई है। इस घर से हम बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, लेकिन यह घर हमारे हाथ से चला गया था। सुधीर जी कहते हैं कि मंगल, तुमने तो पुरानी यादें ताजा कर दी। उसी वक्त गायत्री ताने मारते हुए कहती कि मंगल, क्या तुम यहाँ पर हम सभी लोगों को पुराने जख्म पर नमक छिड़कने के लिए लेकर आई हो? मंगल कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है मौसी, मैं अम्मा को यहाँ के नए मालकिन से मिलवाने लाई हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि मंगल कुसुम को लेकर सीधे चली जाती है घर के अंदर। कुसुम यहाँ पे डर रही होती है कि बिना किसी की इजाजत के मंगल उसे घर के अंदर क्यों लेकर आई। उसके बाद हम देखते हैं कि मंगल कुसुम को एक कांच के सामने खड़ा कर देती है और कहती है कि इस घर की मालकिन और कोई नहीं बल्कि अम्मा आप हो। सुधीर जी कहते हैं इसका मतलब ये है मंगल कि तुमने ये घर खरीद लिया? मंगल कहती है कि हाँ पापा, मैंने ये घर खरीद लिया। और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।